कहानी की शुरुआत में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। तभी एक शिप का वाइस कैप्टन से उन पे हमला करने के लिए पूछता है, जिस पर कैप्टन बोलते हैं, हमारे पास जो भी हथियार है उनका उन पर कोई असर नहीं होगा। अब बस हंटर्स ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। जिसके बाद हमें एक हंटर किसी चीज से भागता हुआ दिखाया जाता है, जो कि जाकर अपने बाकी साथियों के साथ खड़ा हो जाता है। तभी उन पर बहुत बड़ी बड़ी चींटियां हमला कर देती है, जो कि उन सभी को बुरी तरह घायल कर देती है। जहाँ एक हंटर कह रहा होता है, कोई फायदा नहीं है, ये हम निचले रैंक वाले हंटर्स के बस की बात नहीं है। एंड से एक हंटर को बस मारने ही वाली थी। तभी वहाँ दूसरा हंटर आकर एंड्स को उससे दूर करता है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके घाव जल्द ही हील कर देता है। एंड्स फिर से उन पे हमला करती है, लेकिन वहाँ उसके 2 साथी और आकर उनसे लड़ने लगते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों एस क्लास के हंटर्स हैं। तभी वहाँ एक व्हाइट कलर की बड़ी एंट आ जाती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये उनकी लीडर है। जिस पर वो दोनों एक साथ उस पे हमला करते हैं। कुछ देर तक लड़ने के बाद वो दोनों एंट को हरा देते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने से बहुत सारी व्हाइट कलर की एंट उनकी ओर आ रही है, जिससे उन्हें समझ आता है कि वो कोई लीडर नहीं थी। इसलिए वो दोनों अपनी पावर अप करके उनसे लड़ने लगते हैं। जिनकी लड़ाई को सिटी में खड़ा हुआ चोई नाम का हंटर देख रहा होता है, जिसके सामने से वही एंट्स आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हंटर चोई के साथ उसके बहुत सारे साथी हैं। जिसके बाद चोई एक ही अटैक में सारी रेड कलर की एंट को खत्म कर देता है और उसके साथ ही बाकी बची एंट्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हमें एक नरेशन वॉइस से पता चलता है कि 10 साल पहले अचानक से जगह जगह पर पोर्टल्स खुलने लगे, जिनके अंदर अलग अलग मैजिकल बीस्ट और दानव रहते हैं, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता। जो लोग इनसे लड़ने लायक बन पाए उन्हें हंटर्स कहा गया, जिनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी गई, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई। जहाँ एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के लिए थी और ई रैंक सबसे वीक हंटर के लिए। हमें बताया जाता है कि एक बार जब किसी की पावर अवेकन हो जाती है, तो उसके बाद वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उससे ज्यादा पावर गेन नहीं कर सकता। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ हंटर्स एक डंजन की रेड के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी किम पार्क को आवाज देकर बुलाता है, जिस पर किम बोलता है, हमें लगा था तुम हंटर्स का काम छोड़ चुके हो। जिस पर पार्क बोलता है कि वो एक बार फिर से बाप बन गया, इसलिए उसको थोड़े पैसों की जरूरत है। तभी वहाँ संग जिनवू आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग उससे उसका हालचाल पूछ रहे होते हैं। जिस पर जिनवू हंसकर बोलता है, तुम सबके साथ दोबारा काम करके अच्छा लग रहा है। तभी किम भी उससे पूछता है, हे संग, कुछ खाकर तो आए हो ना। जिसके बाद पार्क किम से पूछता है, ये इतना ताकतवर है क्या जो सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर किम हंसकर बोलता है कि जैसा तुम समझ रहे हो उसका बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारे जाने के बाद ये हमारे साथ आया, जो कि इतना वीक है कि रैंक के डंजन से भी हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इसलिए सब लोग इसको दुनिया का सबसे वीक हंटर कहते हैं। लेकिन धीरे बात करो वरना वो सुन लेगा। हाँ, क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया। जिसके सामने से जूही आ रही होती है, जो कि उससे उसको लगी चोट के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो दोनों साइड में जाकर बैठते हैं। जिनवू बताता है कि वो एक ई के डंजन में गया था, जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो गया। जूही बोलती है कि क्या वहाँ कोई हीलर नहीं था। जिस पर जिनवू बताता है कि डंजन काफी लो लेवल का था और सभी हंटर्स काफी हाई रैंक वाले, इसलिए उन्होंने हीलर को साथ ले जाने के बारे में नहीं सोचा। जिस पर जूही गुस्सा होकर बोलती है, लो लेवल का डंजन होने का मतलब ये तो नहीं कि हीलर को साथ नहीं ले जाना चाहिए, कहीं भी हीलर की जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद जिनवू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ही वीक हूँ, मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है। जिस पर जूही उसे कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद सभी लोग डंजन के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ मिस्टर सोंग आकर खुद को उस रेड का लीडर बोलते हैं। सोंग उनमें सबसे हाई रैंक पर थे, तो किसी को उनके लीडर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके बाद वो सब लोग डंजन में जाते हैं, जहाँ जिनवू अपने नाइफ को देखकर सोचता है, मेरे पास बस यही नाइफ है जिसमें कि ना के बराबर मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन मेरे लिए भी यही अफोर्डेबल था। चलो, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। जिसके बाद वो भी डंजन में चला जाता है, जहाँ जिनवू एक गोब्लिन को मार भी देता है, जिससे उसे एक माना स्टोन मिलता है, जिसका वो हंटर गिल्ड में देकर काफी सारे पैसे कमा सकता है, जिनसे वो लोग अलग अलग वेपन्स और काफी सारी चीजें बनाते हैं। जिनवू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक और गोब्लिन उस पे हमला कर देता है, जिससे वो मुश्किलों से खुद को बचा पाता है। जिसके बाद जब जिनवू उस पे हमला करता है, तो उसका नाइफ भी टूट जाता है और गोब्लिन उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी पार्क वहाँ आकर उसको गोब्लिन से बचाता है। जिसके बाद पार्क जूही से जिनवू के साथ रहने को बोलकर दानवों को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ जूही जिनवू को हिल करती है। जिनवू देखता है कि उसके अलावा सभी लोग वहाँ अच्छा कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं और सारे माना स्टोन्स कलेक्ट करके जाने ही वाले थे। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है, जिसके अंदर शायद उन्हें और भी सामान मिल जाए, लेकिन इससे कुछ लोग सहमत नहीं होते। वो वापस घर जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग वोट करते हैं, जहाँ 6 लोग अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और 6 नहीं होते। लास्ट में जिनवू बचता है, जो कि
सोचता है मुझे पता है ई रैंक का डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर क्योंकि डैड का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, चाहे जो हो जाए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद एक फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिसकी पावर्स अभी अभी अवेकन हुई है वो अपनी रैंक टेस्ट करवा रहा होता है, जिसके बाहर ही उन्हें गिल्ड वाले जॉब का ऑफर दे रहे होते हैं। जहाँ एक एजेंट हंटर चोई से फोन पर कह रहा होता है कि एक बी रैंक का और 2 सी रैंक के हंटर्स हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। जिस पर चोई बोलता है एज या जेंडर किसी से फर्क नहीं पड़ता, अगर उनमें टैलेंट है तो उन्हें ऑफर कर दो, वैसे भी ऐसे हंटर्स कहाँ मिलते हैं जो हमारी हाई एंड की बराबरी कर सके। जिसके बाद एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 लोग एक लड़की का पर्स छीन कर भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने हाइन आ जाती है जो इजीली उनको हरा देती है। हाइन लड़की को उसका पर्स वापस करती है।